अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक और नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तू ही मेरी दीवानगी। और इस नॉवेल के राइटर का नाम है परी गुल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने न्यू नॉवेल की तरफ। सुबह सुबह ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो जिस्म के साथ दिल को भी अच्छा खासा सुकून बख्श रही थी। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ख़राब मौसम के बाइस भी वो मामूल के मुताबिक लंदन की साफ सड़कों पर ट्रेनिंग सूट पहने पसीने से शराबू वो मुसलसल 1 घंटे से लगातार भाग रहा था। गार्ड्स भी मुसलसल उसके साथ भाग रहे थे। उसका सेक्रेटरी हिम्मत ना होने के बावजूद उसके साथ कदम से कदम मिलाकर भाग रहा था। दिल में कितनी ही बार उसने शिद्दत से अपने मालिक के रुक जाने की दुआ की थी। उसी पल जेब में रखा उसका आईफोन बजा। उसके पसीने से शराबू चेहरे पर सख्त नागवारी उभरी। उसने एक साइड पर रुककर पानी पिया और जेब से मोबाइल निकाला। उसके रुकते ही सेक्रेटरी समेत गार्ड्स ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। हेलो। वो फ़ोन यस करके कान से लगाए अपनी संजीदा भारी और कराहटदार आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ सुनकर तो एक पल दूसरी तरफ मौजूद इंसान भी डर गया। सर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं जॉगिंग पर जाऊं तो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो। एक बार की बात समझ नहीं आती। वो अपनी रोबदार आवाज़ में गुस्से से बोला। आते जाते हर कोई इस हुस्न मगरूर शहजादे को मुड़ मुड़कर देख रहा था जो गुस्से के बावजूद और भी खूबसूरत लग रहा था। वहाँ मौजूद कई लड़कियों ने इस हुस्न के पुजारी पर अपना दिल हारा, लेकिन वो हर चीज़ बाखबर गुस्से से किसी को फ़ोन पर मुसलसल डांट रहा था। गुस्से से उसने फ़ोन रख दिया और एक लंबी और सर्द सांस हवा के सुपुर्द किए घर की राह ली। गार्ड्स भी उसके हमरा थे। बुआ जल्दी से नाश्ता लगाए, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो घर के अंदर दाखिल होते ही बुआ को नाश्ता लगाने का कहता ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर उसने शॉवर लिया। शॉवर लेकर वो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। बाल सेट करने के बाद उसने अपने ऊपर परफ्यूम का छिड़काव किया। तैयार होकर उसने एक नज़र शीशे से अपने ऊपर डाली। ब्लैक 3 सूट पहने, साथ मैचिंग टाई लगाए, बालों को जेल से सेट किए, बाएं हाथ में रेस्ट वॉच लगाए, पैरों में ब्लैक ब्रांडेड जूते पहने, संजीदा सफ़ेद चेहरे पर छाई हल्की ब्रेड, सख्ती से आपस में पेवस होंठ, ब्लू समंदर की गहराई जैसी आंखें जो किसी भी जज्बा से आ रही। वो संजीदगी में भी इंतहाई हैंडसम लग रहा था। एक नज़र शीशे में अपने ऊपर डालकर सर झटकता हुआ अपना फ़ोन उठाते कमरे से निकल गया। कुछ ही देर वो अपनी मखसूस चेयर पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। अभी वो नाश्ता करके जाने के लिए उठा ही था जब उसका फ़ोन बजा। उसने हाथ में पकड़ा फ़ोन देखा तो उसके चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन यस करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन उठाते साथ ही आगे से सबसे पहले सलाम किया। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? वो अपने लहजे में बेपनाह मोहब्बत समोए बोला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं? अबान चहक कर बोला। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए फ़ोन किया कि उस चुड़ैल से बात कर लीजिएगा, वो आपसे बहुत नाराज़ है। अबान शरारत से बोला तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना उससे उल्टे नामों से मत बुलाया करो। वो अपने छोटे भाई को झड़कता हुआ बोला। अच्छा भाई, नहीं बुलाता, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़। अबान उसकी बात का मुख्तसर जवाब देता अल्लाह हाफिज़ कहते ही फ़ोन रख गया और वो भी मुस्कुराता हुआ सर ना में हिलाता बाहर की जानिब बढ़ गया। वो बाहर आया तो उसके इंतज़ार में गाड़ियाँ पहले से ही तैयार खड़ी थीं। गार्ड्स ने आगे बढ़कर जल्दी से मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। गार्ड्स के इशारा करने पर चौकीदार ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। कुछ ही देर में गाड़ियों की लंबी कतारें इस महल नुमा घर से काफ़िले की सूरत में बाहर निकली। ज़ुहैब हमदानी और सहर हमदानी की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा अज़ान हमदानी इंतहाई सर्द तबीयत का मालिक, उसकी एक झलक ही सब पर खौफ तारी कर देती थी। सिल्की ब्राउन बाल, ब्लू समंदर की गहराई जैसी आंखें जिनमें छुपा हद से ज़्यादा सर्दपन, देखकर कोई भी उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता। हल्की ब्रेड, सख्ती से आपस में पेवस्त होठ,
खड़ी मगरूर नाक, चेहरे पर छाए गुस्से और सख्ती के मिले जुले तासुरात, जिसमें वो किसी रियासत का इंतहाई दिलकश और मगरूर शहजादा लगता था। लड़कियां तो उसकी इस कदर हसीन पर्सनैलिटी की दीवानी थी। माँ बाप की मौत के बाद वो पहले से भी ज़्यादा संजीदा और गुस्से वाला हो गया था। उनकी मौत के बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता अजान हमदानी बिज़नेस की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, जिसके साथ दुनिया की हर कंपनी काम करना चाहती थी। उससे छोटा अबान शाह, यूनी की लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग, जिसका सिर्फ एक ही पसंदीदा काम है अपनी खुद से 5 मिनट छोटी बहन को तंग करना, बस। और इन दोनों की लाडली बहन हीरा हमदानी, कमर से थोड़ा ऊपर तक आधे काले बाल, अपने भाइयों की तरह ब्लू आंखें, सफ़ेद गोरी रंगत, गुलाबी भरी भरे होंठ। बेशक वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जिसके लिए वो दोनों भाई पूरी दुनिया खरीद कर उसके कदमों में रख सकते थे। दोनों की जान थी हीरा हमदानी में। अलीज़े, और कितनी देर लगाओगी? प्लीज़ जल्दी निकलो बाहर। मिशाल तीसरी बार कमरे में आकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रही थी। भाभी बस आ गई। अलीज़े, तुम्हें पता है ना, बाबा जान का गुस्सा। वो अभी बोल ही रही थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो उसके सामने खड़ी थी, जो कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने उसके सामने कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी। सो सॉरी भाभी, आज पता नहीं कैसे आँख देर से खुली। वो इसकी तरफ देखती भराई हुई आवाज़ में बोली, अलीज़े मेरी जान। इसमें रोने वाली क्या बात है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। मिशाल उसे अपने साथ लगाते हुए मोहब्बत से बोली, मैं नीचे चलती हूँ, तुम भी अब जल्दी से नीचे आ जाओ। तुम्हें पता है ना, तीनों लाडले अपनी लाडली बहन के बगैर नाश्ता शुरू नहीं करते। मिशाल उसे देखकर शरारत से बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मिशाल उसे मुस्कुराता देख जल्दी से आने की तायद करती कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद उसने भी जल्दी से अपना ब्लैक गाउन पहनकर साथ वाइट हिजाब किया और एक नज़र शीशे से अपने ऊपर डाली। कॉलेज बैग उठाए जल्दी से नीचे की जन्नत बढ़ गई। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आई, इर्तज़ा साहब समेत सब पहले ही वहाँ मौजूद थे। उसने एक डरी सहमी नज़र अपने बाप पर डाली। अस्सलामुअलैकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम अलीज़े, तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। इर्तज़ा शाह एक नज़र उसे देखे सलाम का जवाब देते हुए सर्द और रौबदार आवाज़ में बोले, सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अलीज़े नज़र झुकाए डरते हुए बोली। उसे सबसे ज़्यादा खौफ अपने बाप से आता था। सब ही यकटक इन दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। इनमें से उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। बैठो और नाश्ता करो। उनके कहने की देर थी। वो जल्दी से अपनी जगह बैठकर सर झुकाए नाश्ता करने लगी। जोहान, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता करके आ जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। इर्तज़ा शाह अपने बड़े बेटी की तरफ देखकर बोले और अपना कोट उठाते बाहर की जानिब बढ़ गए। उनके जाते ही जोहान भी अपनी जगह से उठकर अलीज़े के पास आया। बाबा की बातें दिल पर नहीं लेनी मेरी जान, ठीक है? मेरी आज ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए आज आपको कॉलेज दानियल छोड़ देगा, ओके? जोहान प्यार से अलीज़े को अपने साथ लगाते हुए बोला। तो वो हाँ में सर हिला गई। जोहान मुस्कुराकर उसका माथा चूमते हुए बाहर निकल गया। क्या यार अलीज़े, हर वक्त मगरमच्छ जितने लंबे आंसू बहाती रहती हो, इतना पानी कहाँ से आता है तुम लड़कियों की आंखों में? गाजी मुंह के रवैये बिगाड़ते हुए बोला। उसकी बात पर सबने अपनी हंसी छुपाई। भाई, वो नरवटेपन से दानियल को देखकर बोली, गुड़िया तुम छोड़ो इस बंदर को, तुम चलो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी अपनी जॉब पर जाना है। दानियल मुस्कुराता हुआ उसे उठाकर बोला और उसे बाजू के घेरे में लिए बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही मिशाल और गाजी समेत सब मुस्कुरा दिए। अच्छा जानू भाभी, अब मैं भी चलता हूँ, गाजी ने शरारत से कहते ही बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। रुक गाजी के बच्चे, आ लेने दो, तुम्हारे भाई को बताती हूँ। मिशाल भी पीछे से हांग लगाते हुए बोली और नफ़ीम में सर हिलाती मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। चची जान, फजर और अरमगान वापस कब आ रहे हैं? मिशाल किचन साफ करते हुए बोली। बेटा,
انہیں کچھ دن اور لگ جائیں گے، کہہ رہے تھے ہم کچھ دن اور رکیں گے اپنی خالہ کے پاس۔ سمیہ بیگم مسکرا کر بولی۔ ارتضیٰ شاہ اور حسن شاہ 2 بھائی تھے۔ ارتضیٰ شاہ انتہائی رعب دار اور غصے والے، گھر کا ہر شخص جتنا ہو سکے ان کے غصے سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ انہیں ہر کام لیٹ کرنے والے انسان سے سخت نفرت تھی، چاہے وہ ان کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا خود کا ایک بڑا بزنس تھا، وہ پاکستان کے جانے مانے بزنس مین تھے، جس میں ان کا بڑا بیٹا ذوحان بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سے مختلف احسن شاہ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ ہر کام آرام اور سکون سے سر انجام دیتے تھے، لیکن بڑے بھائی کے آگے ان کی بھی ایک نہیں چلتی تھی۔ احسن شاہ کچھ وقت پہلے بزنس کے سلسلے میں اٹلی گئے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ شاہ اور اسما شاہ کی 4 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا سبحان شاہ، جس کی شادی نرم دل اور خوش طبیعت کی مالک مشال شاہ سے ہوئی، اس سے چھوٹا دانیال شاہ، جو اپنی گریجویشن مکمل کر کے ارتضیٰ شاہ کو بہت مشکل سے منانے پر خود کی ایک جاب کر رہا تھا۔ اس سے چھوٹا غازی شاہ شرارتی، ہر وقت کسی نہ کسی سے پنگے لینا اس کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ ارتضیٰ شاہ کے سامنے انتہائی شریف بچہ اور ان سب سے چھوٹی تینوں بھائیوں اور بھابھی کی جان علیزہ شاہ، جسے اسما شاہ جنم دیتے ہی اس دنیا سے چل بسیں، تب سے تینوں بھائیوں نے مل کر اپنی جان سے پیاری گڑیا کو پالا تھا۔ کمر تک آتے گولڈن لمبے بال، بڑی بڑی کالی ہیزل آنکھیں جن پر لمبی پلکوں کی جھالر، سفید گلابی دودھیا گوری رنگت، گلابی ہونٹ، بھرے بھرے گلابی گال، جب بھی وہ مسکراتی اس کے چہرے پر پڑتی شرارتی ڈمپل۔ بے شک وہ حسن کی دیوی تھی، جو بھی ایک بار دیکھ لے دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتا۔ تینوں بھائیوں کی جان بستی تھی اس میں، اسے ہی دیکھ کر تینوں دن رات جیتے تھے۔ اس کے بالکل الٹ ارتضیٰ شاہ اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہر وقت اسے کسی نہ کسی بات پر بے وجہ ڈانٹتے رہتے۔ وہ اگر خود ان سے بات کرنا چاہتی تو وہ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ وہ ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر علیزہ سمیت سب گھر والوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ علیزہ ارتضیٰ شاہ کے رویے سے ہی ذہنی طور پر کمزور ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے اب تو وہ ہر وقت چپ رہنے لگی تھی۔ رات کو بھی سوتے وقت خواب دیکھ کر رونا اور زور سے چلانا۔ وہ کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں جاتی تھی، باہر کی دنیا سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ حسن شاہ کی شادی سمیہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں ہوئیں۔ بڑا بیٹا ارمغان شاہ، غازی جیسا شرارتی شوخسا، جو ابھی غازی کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور اس سے 1 سال چھوٹی فجر شاہ، چڑیا جتنا دل رکھنے والی، علیزہ کی ہم عمر، اسی کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، جس کا نکاح دانیال کے ساتھ 1 سال پہلے کر دیا گیا تھا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹی ماما کہاں ہو آپ؟ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی مسلسل چلا کر اپنی چھوٹی ماما کو بلا رہی تھی، تبھی وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دیں۔ چھوٹی ماما! وہ چیخ کر بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ اوفو لڑکی، کبھی تو سیدھی حرکتیں کر لیا کرو، جب دیکھو جانوروں جیسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ حریم بیگم اسے جھاڑ پلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ بھی ان کی باتوں پر کان دھرائے بغیر ان کے گلے لگی دوبارہ بولی، چھوٹی ماما ابھی تو آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں نا، لیکن میری اگلی بات سن کر آپ مجھ پر فخر کریں گی۔ ہیرا اکڑتے ہوئے بولی، اچھا بتاؤ ایسی کیا بات ہے؟ حریم بیگم مسکرا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، چھوٹی ماما آپ کو پتہ ہے میں نے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہے، میں بہت بہت خوش ہوں، اب میں یونیورسٹی بھی جایا کروں گی۔ ہیرا چہک کر بولی، ارے واہ ماشاءاللہ، اللہ میری بچی کو اور ترقی دے۔ حریم بیگم اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، اذان کو بتایا؟ حریم بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولی، نہیں میں ان سے ناراض ہوں۔ ہیرا ان کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی، اوہ کیوں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم تو اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتی، پھر آج کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی شرارت سے بولی، ہاں پہلے کبھی نہیں تھی لیکن آج ہوں۔ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آتے ہم سے ملنے، جب بھی ہمارا ان سے ملنے کا دل کیا ہے
हम ही लंदन गए हैं, वो एक बार भी यहाँ नहीं आए। जब भी मैं उनको यहाँ आने को बोलती हूँ तो वो हर बार टाल देते हैं। हीरा भराई हुई आवाज़ में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर हरीम बेगम के मुस्कुराते होंठ एकदम सिमटे, चेहरे पर अजियत और तकलीफ़ के आसार नज़र आने लगे। मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूँगी, हीरा नाराज़गी से मुंह बनाते हुए अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी। हरीम बेगम जल्दी से अपने आप को पुरसुकून किए हीरा की जानिब मुतवज्जा हुई। हीरा मेरी जान, तुम्हें पता है ना, सब बिजनेस का काम उसी ही को संभालना पड़ता है। वो मसरूफ़ होते हैं, ऐसे नाराज़ नहीं होते मेरी जान। तुम्हें पता है ना, वो सब हमारे लिए ही तो कर रहा है। और आप ही ऐसे उससे नाराज़ होकर बात करना बंद कर दोगी तो अजान को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। हरीम बेगम उसे प्यार से समझाते हुए बोली, अच्छा अब ये बातें छोड़ो और जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे टॉप आने की खुशी में मैं तब तक तुम्हारी फेवरेट कढ़ाई बनाती हूँ। तब तक अबान भी यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओके बड़ी मामा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। कहते साथ ही वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसके जाने के बाद हरीम बेगम एक लंबी सांस खारिज करती किचन की जानिब बढ़ गई। दानियल उसे जाते हुए कॉलेज छोड़ गया था। पहले वो और फजर साथ आती थी, लेकिन 3 दिन से वो अकेली ही कॉलेज आ रही थी। अलीज़े अभी कॉलेज का गेट अबूर करके अंदर दाखिल हुई कि उससे सामने ही अपनी बेस्ट फ्रेंड अंशा नज़र आ गई, जो उसे ही हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। जब वो पहली दफ़ा कॉलेज आई थी तो वो बहुत डरी हुई थी और कुछ सीनियर लड़कियों ने उसकी रैगिंग करना चाहिए तो अंशा ने ही उसे बचाया था। तब उसकी दोस्ती अंशा से हुई थी, जिसने उसका एकदम अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा था। तब से दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही अपना हर सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करती थी। कॉलेज और घर सबको इन दोनों की दोस्ती का पता था। वो एक नज़र आसपास दौड़ाई हुई उसकी तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े, मेरी जान कैसी हो? अंशा उसे गले लगाते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, मैं तो एकदम चंगी भली। अंशी शरारत से बोली तो वो दोनों ही मुस्कुरा दी। अब चलें क्लास में? कहते ही दोनों अपनी क्लास की जानिब बढ़ गईं। अचानक फराटे भरती हुई एक ब्लैक रंग की मर्सिडीज गाड़ी बिल्डिंग के सामने आ रुकी। गार्ड्स ने जल्दी से उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कुछ ही देर में अचान ज़ुहैब हमदानी अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ गाड़ी से बाहर निकला और एक हाथ से अपनी नीली आंखों से ग्लासेस उतारता आसपास नज़र दौड़ाता बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। हर कोई मुड़ मुड़कर उस मगरूर शहजादे को देख रहा था, लेकिन उससे परवाह कहाँ थी। वो पूरी शान से चलता हुआ ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। सब डोप अंदाज में खड़े होकर उसे सलाम करने लगे, जिसका जवाब वो संजीदगी से सर हिलाकर दे रहा था। वो अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस आने का कहता खुद आगे बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होकर उसने अपना कोट उतारकर कुर्सी की बेग पर डाला और अपनी मखसूस जगह पर बैठकर लैपटॉप खोले कुछ टाइप करने लगा। चेहरे पर हूंस संजीदगी बरकरार थी कि तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन। लैपटॉप पर नज़रें झुकाए वो सर्द आवाज़ में बोला, सर आपने बुलाया? आसिम भुखलाते हुए बोला, मुझे आज का शेड्यूल बताओ। वो मुसलसल लैपटॉप पर नज़रें झुकाए बोला, जी सर कल शाम को फंक्शन है जिसमें मिस्टर सुलेमान ने दुनिया के टॉप बिजनेसमैन का नाम अनाउंस करना है, जिसमें आपको भी इनवाइट किया गया है। तकरीब में दुनिया के मशहूर तरीन बिजनेसमैन भी आएंगे। आसिम जल्दी से बोला, कितने बजे है? सर शाम को 8 बजे। ठीक है, अब जाओ तुम। अजान एक नज़र उसे देखता हुआ बोला, ओके सर कहकर वो ऑफिस से निकल गया। उसके सेक्रेटरी को गए मुश्किल से अभी 15 मिनट ही हुए थे कि तभी दरवाज़ा धकेलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक जीन्स पर वाइट टॉप पहने, कंधे तक आते बाल, चेहरे पर महारत से मेकअप किए वो शान से चलती हुई अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर कोई भी मर्द अपना दिल हार बैठे। उसने सर्द नज़रें उठाकर आने वाली हस्ती को देखा। है हनी, व्हाट्सअप? वो मगरूर चाल चलती हुई उसके पास आकर बोली, व्हाट इज़ दिस मिस दानिया? ये क्या तरीका है किसी के ऑफिस में दाखिल होने का? तुमने कितनी बार बोला है कि लोग करके अंदर आया करो। वो इसे खूनखार नज़र से देखता हुआ सर्द आवाज़ में बोला,
हनी तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मैं तो ऐसे ही आऊँगी, वो भी भरपूर ढिठाई से बोली। उसकी बात पर अजान ने गुस्से से मुट्ठियां बींची लेकिन बोला कुछ नहीं और दोबारा लैपटॉप पर झुककर काम करने लगा। हनी तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तुम्हें पता है ना तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो बेबाकी से आगे बढ़कर उसके गले में बाहें डाले लाड से बोली। अजान गुस्से से उसके हाथ झटककर अपनी जगह से उठा और उसे गले से थामे दीवार से लगाता हुआ सर्द और गंभीर आवाज़ में बोला। आंखें इस वक्त खून जला रही थीं। एक पल को उसकी इस कदर लाल आंखें देखकर वो भी डर गई। अपनी हद में रहो मिस दानिया वहाब, तुम मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती हो। किस हक से तुम मेरे करीब आती हो? अगर दोबारा तुम मुझे अपने करीब भी दिखाई दी ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हो। एंड गेट लॉस्ट। अजान उसे छोड़ते हुए घुर्राकर बोला। अजान के हाथों अपनी इतनी जलील पर दानिया की आंखों में आंसू आ गए और वो बगैर कुछ कहे जल्दी से ऑफिस से निकल गई। उसके जाते ही अजान ने गुस्से से एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार पर मारा और बालों में हाथ फेरता हुआ मोबाइल उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। इसका मूड सख्त खराब हो चुका था। हरीम बेगम मुलाजिम के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी उन्हें हीरा और अबान एक दूसरे से बातें करते कम लड़ते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई दिए। हरीम बेगम उन दोनों को लड़ता देख नफ़ी में सर हिलाकर बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही देर में सब मिलकर खुशगवार माहौल में खाना खाया। खाना खाने के बाद सब आराम की गर्ज से अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। हीरा ने कमरे में आकर वज़ू करके इशा की नमाज़ अदा की। नमाज के बाद वो अभी सोने के गर्ज से लेटी ही थी जब साइड टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर नंबर देखा। नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से बैठ कर उसने फ़ोन यस किया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अजान अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, वालेकुम अस्सलाम। हीरा जितनी मर्ज़ी किसी से नाराज़ होती है लेकिन सलाम का जवाब वो ज़रूर देती थी। कैसी है मेरी जान? वो लहजे में बेपनाह मोहब्बत समोए बोला। जी ठीक हूँ। वो अभी भी नाराज़गी से बोली, मेरी जान को बहुत बहुत मुबारक हो। अजान भाई आपको कैसे पता चला? हीरा उसकी बात पर हैरत से मुस्कुराकर बोली, मुझे तो सब पता होता है, कब मेरी जान सोती है, कब उठती है, खाती है, पीती है, सब। अजान शरारत से मुस्कुराकर बोला, आई मिस यू भाई। हीरा भराई हुई आवाज़ में बोली। हीरा की बात पर अजान के होठों पर मुस्कुराहट गायब हो गई। आई मिस यू टू मेरी जान, वो भी उसी के अंदाज में बोला। तो फिर आप क्यों नहीं आ जाते हैं पाकिस्तान हमारे पास? हीरा जल्दी से बोली। नहीं आ सकता मेरी जान, यहाँ काम बहुत ज़्यादा होता है। अजान उसे प्यार से बहलाते हुए बोल रहा था। आखिर 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वो जाकर मानी थी। अब आप सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। गुड नाइट मेरी जान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अजान ने कहकर फ़ोन रख दिया और अपना भारी होता सर दोनों हाथों में गिरा लिया। सॉरी मेरी जान, मेरा भी बहुत दिल करता है आपके पास आने को, लेकिन मैं अपनी जान से प्यारी अजीज़ हस्ती को दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता। वो तकलीफ़ से बड़बड़ाते हुए बोला और फ़ोन बेड पर उछालता वो अलमारी से अपना आरामदा ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गया। ऑफिस से निकलने के बाद वो सीधा फैक्ट्री चला गया। कई घंटे वहाँ गुजारकर अभी कुछ देर पहले ही घर लौटा था तो उसे याद आया सुबह अबान ने उसे हीरा को कॉल करने का बोला था। हीरा की नाराज़गी का सोचकर उसने हीरा का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में वो फ्रेश सा वज़ू करके वॉशरूम से निकला और असर की नमाज अदा की। नमाज अदा करके कुछ ही देर सोने के गर्ज से लाइट ऑफ करके बेड पर लेट गया। कॉलेज से वापस आकर फ्रेश होकर उसने ज़ोहर की नमाज अदा की और सो गई। अलीज़े मेरी जान, सोहान उसके पास बैठा कब से उसे उठा रहा था। उसने कसमसा कर आंखें खोली। हाँ भाई आप यहाँ? वो उसे देखकर उठते हुए बोली, जी मेरी जान मैं यहाँ, मैं अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था। मिशाल से तुम्हारा पूछा तो उसने कहा तुम सो रही हो, लेकिन तुम तो पहले कभी इस टाइम नहीं सोई, तो बस तुम्हें देखने आ गया। तबीयत ठीक है मेरी गुड़िया की? जुहान फिक्रमंदी से उसका माथा छोड़ते हुए बोला तो अलीज़े मुस्कुरा दी। हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही थी तो नमाज़ पढ़कर मैं लेट गई, पता नहीं चला कब आंख लग गई। अलीज़े जुहान के सीने पर सर रखते हुए बोली। ठीक है मेरी जान, अगर तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ।
अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर खाना खाते हैं। मैं भी फ्रेश हो लूँ। जोहान उसके बालों पर लब रखते हुए कहता कमरे से निकल गया। उसके जाते ही वो भी फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। जोहान अभी कमरे में आया ही था जब उसका फ़ोन बजा। उसने पैंट की जेब से फ़ोन निकालकर नंबर देखा। नंबर देखकर उसके कदम खुद ब खुद बालकनी की जानिब बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम, जोहान ने रौबदार अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी ठीक, मुख्तसर जवाब दिया गया। अलीज़ा कैसी है? ठीक है वो भी, लेकिन अब वो हर वक्त गुमसुम सी रहने लगी है। कभी कभी मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। जोहान तकलीफ़ से बोला। फ़िक्र मत करो, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ से भरपूर तसल्ली दी गई। खुदा करे ऐसा ही हो। जोहान लंबी सांस खारिज करता हुआ बोला। फिर कुछ एक दो इधर उधर की बातों के बाद फ़ोन रख दिया गया। जोहान वापस कमरे में आया तो मिशाल अलमारी से उसके कपड़े निकाल रही थी। उन्हीं का फ़ोन था। मिशी उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस अलीज़ा का पूछ रही थी। जोहान कहते ही उसके हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। मिशी भी सर झटक कर नीचे की जानिब चल दी। कुछ ही देर में इर्तिज़ा शाह समेत सब खाने के वक्त के मुताबिक डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। कुछ ही देर में सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद इर्तिज़ा शाह जोहान को लिए स्टडी रूम की जानिब बढ़ गए। उनके जाते ही गाजी का ना बंद होने वाला रेडियो चालू हो चुका था। हाय पिज़्ज़े, इतनी पकी हुई क्यों लग रही हो? गाजी उसे छेड़ता हुआ बोला। गाजी भाई, मेरा नाम अलीज़े है। अलीज़े उसको देखकर चबा चबा कर बोली। अलीज़े गाजी को अपना नाम के हाथ पांव तोड़ते देखकर बोली। पता है तुम्हारा नाम पिज़्ज़े है, गाजी एक अदा से बोला। मिशी और दानियल ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। ओके, जैसी आपकी मर्ज़ी, वो उठते हुए बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। है ये इतनी जल्दी कैसे मान गई? गाजी हैरानगी से बोला। जब वापस आई तो उसके हाथ में बर्फ़ वाले पानी का जग था। अलीज़ा ने पीछे से आकर पूरे का पूरा जग उसके सर पर उंडेल दिया। गाजी उस अचानक अफ्तार पर भौंकलाकर जल्दी से अपनी जगह से उठा। आइंदा याद रखिएगा तगल गाजी, मेरा नाम पिज़्ज़े नहीं अलीज़े शाह है। अलीज़ा कहते ही तन फन करती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसके जाते ही मिशी और दानियल का कहका छूटा। गाजी भी उनको हंसता देख कपड़े बदलने के गर्ज से मुंह बनाता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया। अलीज़ा ने कमरे में आकर वज़ू करके इशा की नमाज अदा की और खिड़की में आकर खड़ी हो गई। कितनी ही देर वो खिड़की में खड़ी आसमान पर चमकते चांद को देखती रही। अब भी वो मगन सी चांद को देख रही थी जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो मिशाल कॉफ़ी का कप थामे खड़ी थी। मिशी भाभी, आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अलीज़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली। जब तुम मगन से चांद मामू को ढूंढने में मसरूफ़ थी। मिशी उसकी तरफ देखकर बोली तो वो मुस्कुरा दी। क्या हुआ मेरी जान, क्या सोच रही थी? मिशी उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे प्यार से बोली। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसी ही देख रही थी। आप बताओ, खैरियत से आई थी आप? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसी ही कॉफ़ी लाई थी। जोहान और दानियल के लिए कॉफ़ी बनाई थी तो सोचा तुम्हें भी दे आऊँ। मिशी उसकी तरफ देखकर बोली। शुक्रिया मेरी प्यारी भाभी। अलीज़ा उसके गाल चटाचट चूमते हुए बोली। पागल, मैं भी चलती हूँ, जोहान मेरा वेट कर रहे होंगे। गुड नाइट। मिशी उसका माथा चूमकर कमरे से निकल गई। उसके जाते ही अलीज़ा बेड पर बैठती मिशाल की लाई हुई कॉफ़ी पीने लगी। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।